Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to focus on the concentration of excretory products. Concentration of excretory products का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, उसके अंदर बॉडी जो है वो किस तरह से वाटर की शॉर्टेज को पूरा करती है, सप्लाई को पूरा करती है। तो अगर विद इन बॉडी उसकी बात करें कि वाटर की सप्लाई को पूरा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं जैसे कि यूरिन है, उसमें से वाटर को क्या किया जाए, रीअब्जॉर्ब किया जाए। सो इन द restricted supply of water, the conservation of water is principal function of body. This is done by two mechanism. और ये दो mechanism कौन कौन से हैं? The first one is counter current multiplier mechanism and the second one is hormonal mechanism. तो इनमें से जो फर्स्ट हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। What is counter current multiplier mechanism? It is system to create a concentration gradient in the interstitium of medulla. It allows the nephron to move water and concentrate the urine while least loss of energy. कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेडुलरी रीजन है, मैंने आपको बताया था जब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि टू पोर्शंस हमने पढ़े थे किसके, किडनी के। टू पोर्शन कौन कौन से थे? उनमें से एक था हमारे पास कॉर्टिकल रीजन, फर्स्ट वन था कॉर्टिकल रीजन जो एक्सटर्नल रीजन था, और सेकेंड रीजन था हमारे पास मेडुलरी रीजन। होता कुछ इस तरह से है कि हमारे किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टिकल रीजन, इसकी तरफ से मेडुलरी रीजन की तरफ सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और वो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती जाती है, उसका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। और ये किस तरह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, उसको हाइपरटोनिक बनाता है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। फर्स्टली आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है मेडुला के अंदर, और ये स्पेसिफिक वर्ड आपने देखा इंटरस्टिशियम, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि हमारे पास तीन पार्ट्स हैं लूप ऑफ हेनले के। जो यू शेप लूप ऑफ हेनले था उसके थ्री मेजर पोर्शंस हमने पढ़े थे, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो आप देख रहे होंगे मैंने सबसे पहले यहाँ पर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लिखा है। हालांकि जो नेफ्रॉन की जब स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो सबसे पहले ये ग्लूमेरुलस में से होने के बाद जब फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो चुकी होती है, फिर कहाँ पर आता है फिल्ट्रेट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, फिर आता है लूप ऑफ हेनले। पहले आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड आफ्टर दैट असेंडिंग लूप आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले थिक असेंडिंग लूप इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इतना पोर्शन है, सेगमेंट है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में। और ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करता है? इट कंटेन्स लार्ज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. Membrane of these cells have specialized ATPase pump which are used for transport sodium, chlorine and potassium into or out of this section. कि ये हमारे पास अगर डायग्राम की तरफ देखें आप कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर इसके जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस चीज़ को अलाउ कर देते हैं कि इसमें से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जा सके सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम को। एक्टिवली वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया। एक्टिवली का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ऊपर वाले पैसेज के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेट द यूरिन वाइल लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी, कि लॉस्ट ऑफ एनर्जी होता है। और वो लॉस्ट ऑफ एनर्जी किस टर्म में होता है? वो इस वजह से होता है जब इन आयंस की ट्रांसपोर्ट की जाती है तो सोडियम पोटाशियम पंप, जिसे हम एटीपेज पंप भी बोलते हैं, इसमें एटीपी को यूटिलाइज करते हुए ट्रांसपोर्ट की जाती है इन आयंस की, सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम आयंस की। और इन
कि जब कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट यानी कि इंटरस्टिशियम के अंदर बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि कॉर्टिकल टू मेडुलरी रीजन जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज आयंस इनटू इंटरस्टिशियम दिस thus increasing the concentration of solute in the tissue surrounding the loop। यानी कि इस वाला पोर्शन, ये वाला जितना पोर्शन है इसके अंदर फिर हम कह सकते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मैंने इसके बाद फ़ौरन बाद इसलिए स्टार्ट करा है कि जैसे ही हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है इस पोर्शन के अंदर, तो फिर उस पोर्शन जो डिसेंडिंग लूप की तरफ से हमारा फिल्ट्रेट आ रहा होता है, अगर तो हम उसमें चाहते हैं कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो, वाटर उसमें से रीअब्जॉर्ब हो, तो उसके लिए हमारे जो लूप ऑफ हेनले है उसका डिसेंडिंग लूप उसको वो परमिएबल होता है वाटर के लिए। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट आर वेरी परमिएबल टू वाटर एंड नॉट परमिएबल टू सोडियम एंड अदर आयंस। कि ये वाला जो पोर्शन है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। यानी कि आप इस पोर्शन की तरफ आ जाए कि जो डिसेंडिंग लूप वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद वाला है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। यानी कि इसमें से वाटर जो है वो आउटफ्लो हो सकता है, इसमें से पानी बाहर निकल सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बन चुका है। फिर दूसरी बात कि डिसेंडिंग लूप है, ऊपर से हमारे पास फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं वाटर को यहाँ से गुजरने के लिए, तो इस लूप में से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। फिर इसमें से फिल्ट्रेट नेक्स्ट किस पोर्शन में चला जाता है? थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस सेगमेंट इज ऑल्सो इम्परमिएबल टू वाटर, हाउएवर सोडियम एंड क्लोरीन आयंस कैन मूव वाया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से? कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ़र्क क्या है? फिर ये फ़र्क है बेसिकली, जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो एनर्जी को यूज़ करता है, एटीपी को यूज़ करता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उन आयंस की, सोडियम क्लोरीन और पोटाशियम आयंस की। लेकिन चूँकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से जब फिल्ट्रेट गुजर चुका होता है तो वाटर उसमें से जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। फिर हमारे पास जो उसका इन्वायरमेंट कह लें कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी एक तरह से हाइपरटोनिक सा हो जाता है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वाटर उसमें से रिमूव हो चुका है। जब वाटर रिमूव हो गया तो इसका मतलब है उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब जब आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, मैंने यहाँ पर बात बोली कि जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, ना तो पानी इसके अंदर जा सकता है या ना इसमें से निकल सकता है। तो फिर इसमें से ट्रांसपोर्ट किसकी हो सकती है? आयंस की हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजर कर आता है हमारा फिल्ट्रेट, तो फिर उसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर आयंस मौजूद होते हैं, सोडियम, क्लोरीन या पोटाशियम, उनके लिए ये वाला जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ का जो सेगमेंट है ये हमारे पास परमिएबल है, उसमें से गुजर सकते हैं। सो पैसिवली विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी लॉस ऑफ कह सकते हैं एटीपी, इसमें से जो सोडियम, क्लोरीन और सोडियम आयंस हैं ये इसमें से निकल सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इंटरस्टिशियम है, उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से वाटर जो है वो आसानी के साथ रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। रिकॉल करते हैं इस सारे के सारे हमारे सेगमेंट को। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है बेसिकली ये सोल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाता है फ्रॉम द कॉर्टिकल टू मेडुलरी रीजन। और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एक हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है जो कि बेसिकली मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। और सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जब हमारा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में से होकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचता है और वहां से नीचे डिसेंडिंग लूप तक पहुंचता है, डिसेंडिंग लूप में जब हमारे पास फिल्ट्रेट आता है तो उसमें वाटर की अमाउंट कुछ प्रेजेंट होती है जिसको हम रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है तो वाटर जो है वो आसानी के साथ आउटफ्लो करता है, क्योंकि परमिएबल है ये वाला जो हमारा सेगमेंट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो इसमें से वाटर आसानी से आउटफ्लो हुआ
और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो जो इंटरनल हमारे पास फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी। फिर नेक्स्ट पोर्शन थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो परमिएबल है आयंस की मूवमेंट के लिए, तो उसमें से आयंस जो है वो आसानी के साथ मूव हो सकते हैं। और आयंस जब के मूव हो सकते हैं, जब आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो चुकी है फिल्ट्रेट के अंदर, तो वो आसानी से इसमें से निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इस पूरे पोर्शन की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ाने के लिए थिन और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का मेन रोल है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो आसानी के साथ रीअब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर की रेगुलेशन के लिए मैकेनिज्म है वो हार्मोनल मैकेनिज्म है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।